हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2022 आप सभी के लिए प्रॉस्पेरस रहे। आप जो भी ड्रीम रखते हैं वो कंप्लीट करने में ये जो साल है वो आपकी हेल्प करे। तो चलो स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि चिलिका लेक को लेकर के आपको सबसे पहले मैप में इसको व्यू करना है और फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। जब भी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आंसर देने की आप कोशिश किया करो। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कोसी रिवर से रिलेटेड। कोसी रिवर की लोकेशन को अगर हम मैप में व्यू करें तो कोसी रिवर का ओरिजिन हिमालयन एरिया से होता है, तिब्बतन एरिया से। इसकी जो कुछ पार्ट है इसके ऐसे बोले जाता है कि जो कोसी रिवर है वो 7 स्मॉल रिवर से मिलकर के बनती है और फिर मेन कोसी रिवर फ्लो होती है। गंगा रिवर जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया की एक इम्पोर्टेंट रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में बिहार वाला जो रीजन है हमारा, वहाँ जाकर के ये गंगा रिवर में मर्ज हो जाती है। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो आर्टिकल है वो हमारे इंडिया के फर्स्ट सीडीएस बिपिन रावत, उनकी वाइफ मधुलिका रावत और उनके अलावा जो 12 ऑफिसर्स थे उनकी डेथ हो जाती है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दिसंबर 2021 के स्टार्टिंग पार्ट में। तो उसके बाद में वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, उसको लेकर के एक प्रोब चलती है, ट्राई सर्विस प्रोब। वो जो प्रोब है वो कंप्लीट हो गई और उन्होंने जो भी अपनी फाइंडिंग्स निकाली, इसमें जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी रिजल्ट निकल कर के आया, हालांकि उसको सबमिशन से पहले वो लीगल रिव्यू के लिए भेजा गया है, लेकिन आउटकम ये निकल कर के आए हैं कि जो भी हेलीकॉप्टर यूज़ किया जा रहा था उस टाइम MI-17V5 वो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट है वो ऑर्डरली वर्क कर रहे थे। मेजर प्रॉब्लम हुई है वेदर की वजह से। वहाँ पर जो वेदर था उसकी वजह से, जो बैड वेदर में जो डिसओरिएंटेशन की वजह से ये क्रैश हुआ और फॉल्टी सिचुएशनल अवेयरनेस की वजह से। बट ड्यू टू फॉल्टी सिचुएशनल अवेयरनेस, मतलब जो एयरक्राफ्ट था वो फुल कंट्रोल में था पायलट के, लेकिन जो फॉल्टी सिचुएशनल अवेयरनेस की वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। ये जो ट्राई सर्विस इंक्वायरी हुई, इसमें जो भी इस एयरक्राफ्ट के फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, इसके अलावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इन सब का यूज़ किया गया जानकारी निकालने में, रिजल्ट निकालने में कि क्या कारण रहा था, जो भी लास्ट मोमेंट थे इस एयरक्राफ्ट के, उस टाइम वहाँ पर क्या हैपन हुआ था। अब यहाँ पर CDS की बात की गई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये जो टर्म है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी GS पेपर 3 से आप इसको रिलेट कर सकते हो। देखो CDS जो है, इसके बारे में जब कारगिल रिव्यू कमेटी 1999 बनती है तो उन्होंने सबसे पहले ये सजेशन दिया था, सबसे पहले कारगिल रिव्यू कमेटी ने सजेशन दिया था कि हमारे इंडिया में एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। मतलब तीनों सर्विसेज से डिस्कशन करने से पहले एक पर्सन ऐसा हो जो तीनों सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता हो और फिर उससे डिस्कशन करके गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी के एरिया में फटाफट अपने डिसीजन ले सके। CDS कौन होगा? ही विल बी ए 4-स्टार जनरल। CDS क्या क्या काम करता है इसके अलावा? CDS परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ये जो कमेटी है इसका परमानेंट चेयरमैन का रोल प्ले करता है, विच विल ऑल्सो हैव 3 सर्विसेज चीफ एज मेंबर्स। हिज कोर फंक्शन, उसका कोर फंक्शन, CDS का कोर फंक्शन ये है कि हमारी इंडिया की जो 3 सर्विसेज ब्रांचेज है इंडियन मिलिट्री की, उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक सिनर्जी का काम करे। मतलब तीनों जो सर्विसेज हैं उनके बीच में कॉपरेशन का काम करे और तीनों सर्विसेज को रिप्रेजेंट करने का काम करे। कहाँ पर? जो हमारी गवर्नमेंट है उनके सामने। तो ये CDS के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने देखे। यहाँ पर कुछ कंडीशन बता रखी है कि ऐसा कोई पर्सन जो CDS की पोस्ट पर रहता है उसके बाद में वो एलिजिबल नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करने के लिए। और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं आफ्टर CDS ऑफिस, तो उसके लिए उनको 5 ईयर्स से पहले अगर वो जाना चाहते हैं, मान लो वो रिटायर हो रहे हैं CDS पोस्ट से और उस 5 साल पहले ही वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको पहले से अप्रूवल लेना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है
वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। उसमें डिस्कशन, देखो काफ़ी लंबे समय से डिस्कशन किया जा रहा था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो टैक्स है उसको 5% से इंक्रीज करके 12% किया जाएगा। हालांकि जो हमारे अदर स्टेट है जैसे गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, दिल्ली, तमिलनाडु, ये जो स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, अपोज कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए हाइक, इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान होगा। तो इसको लेकर के अभी कोई डिस्कशन नहीं आया है, लेकिन एक मीटिंग हुई है और एक रिव्यू करने की कोशिश की गई है कि लोग इसी तरीके से फुटवियर जो इंडस्ट्री है उसमें भी हाइक करने की बात की जा रही है। तो जो अपोज देखने को मिल रहा है उसको लेकर के एक जनरल डिस्कशन हुआ है और उसी को लेकर के जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एफसीआरए एक्ट को लेकर के जो एनजीओ है हमारे इंडिया में उनको लाइसेंस का जो रिन्यूअल का प्रोसीजर चल रहा है तो वो हमारे यहाँ पर रेगुलर चल रहा है, क्योंकि 2020 में एफसीआरए एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद में ये जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट किया गया। दोबारा से जो हमारी गवर्नमेंट है, यूनियन होम मिनिस्ट्री, उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है कि 31 मार्च तक लोगों का जो भी एनजीओ है उनके पास में टाइम है और वो अपना रिन्यूअल का जो प्रोसीजर है उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने कुछ इशू देखा, जैसे कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो एनजीओ है जिसको मदर टेरेसा के द्वारा फाउंड किया गया था, उनके अकाउंट में उनके जो फंड हैं उनमें कुछ इरेगुलरिटीज हमें देखने को मिली। हालांकि उन्होंने रिन्यू के लिए अप्लाई किया था यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास में, लेकिन उनका रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि वो एनजीओ जिन्होंने रिन्यू के लिए अप्लाई किया उनका रिजेक्ट कर दिया गया उनके एप्लीकेशन को, तो उनके लिए ये टाइम एक्सटेंड नहीं हुआ है। ओके, एफसीआरए एक्ट आपको पता ही है, एफसीआरए एक्ट में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और एनजीओ की क्या क्या एक्टिविटीज़ है, किस तरीके से हमारे यहाँ इंडिया में कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, तो एनजीओ का एक जो बेनिफिट्स है, एनजीओ की जो एक प्लस पॉइंट है उसके बारे में भी आपके पास में कुछ फॉर्डर पॉइंट्स होने चाहिए। अगर मेन्स में क्वेश्चन आता है तो आप उस तरीके से एनजीओ के जो बेनिफिट्स है, एनजीओ के जो प्लस पॉइंट है उनको रिप्रेजेंट करके आंसर दे सकते हो। एफसीआरए का आपको पता ही है कि फॉरेन से वो एनजीओ जिनको फॉरेन से फंडिंग मिलती है, फॉरेन से पैसा मिलता है, तो उनको मैनेज करने का काम किया जाता है यूनियन होम मिनिस्ट्री के थ्रू। एक कोशिश की गई कि एक एक्ट बनाया जाए। सबसे पहले 1976 में इसको बनाया गया। धीरे धीरे टाइम टू टाइम जैसे जैसे ज़रूरत हुई, जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेज चेंज हुई, तो इनमें क्या किया गया, चेंज किया गया, इनमें अमेंडमेंट किया गया। तो ये एफसीआरए एक्ट है और इसमें प्रेजेंट टाइम में ये अमेंड किया गया है कि जो भी एनजीओ जिनको बाहर से मनी मिल रहा है उनको हर 5 साल में अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करवाना होगा। इसके अलावा उनको दिल्ली का जो एसबीआई बैंक है उसमें जाकर के अपनी अकाउंट खोलना होगा। अपने अकाउंट जो हद से ज़्यादा जो आप अकाउंट खोल करके रखते हो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, उनको एक अकाउंट के थ्रू ही अपना जो भी लेन देन है वो सब कुछ करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखिए, एडिटोरियल पेज पर यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और चाइना रिलेशन को लेकर के है। हमने कल ही न्यूज़ डिस्कस की थी कि चाइना ने अपना जो मैप में शो किया है उसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया को, उसके जो नाम है वो चेंज करके अपने मैप में शो किए हैं और उस एरिया को साउथ तिब्बत के रूप में उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, चाइना इससे पहले भी कर चुका है। दलाई लामा हमारे इंडिया की विजिट पर आए तब भी उन्होंने इस चीज़ का अपोज करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश की कि जो हमारी लैंड एरिया है उसको अपना बता करके क्लेम करने की कोशिश की। इसके अलावा बहुत टाइम 2017 में भी सेम इसी तरीके का इशू देखने को मिला था। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि पहले हमारे बीच में जो भी एग्रीमेंट हो चुके हैं दोनों कंट्री के बीच में वो एक बेस फ्लो करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इशू क्रिएट हो, हमारी बॉर्डर जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा इशू क्रिएट हो। हमने ये देखा कि चाइना जो है, चाइना के साथ में जैसे हमारा 2019 में हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला जो स्टेट है उसका जब बाइफर्केशन किया तो उसमें भी चाइना ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि ये जो बाइफर्केशन किया है ये सही नहीं किया है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से मतलब ना सिर्फ आप बॉर्डर वाले इशू को लेकर के अपनी बात रखते हो, बल्कि जो इंटरनल पार्ट है किसी कंट्री का उसमें भी अगर आप एनक्रोच करने की कोशिश करते हो, किसी कंट्री की सॉवरेनिटी को एनक्रोच करने की कोशिश करते हो तो ये गलत है। ठीक है,
तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे पहले से जो भी पीस प्रोसीजर हुए हैं, पास्ट में जो भी हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनमें जो भी म्यूचुअल सेंसिटिविटी की मतलब जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, अगर हमने उसमें अपनी म्यूचुअल सेंसिटिविटी नहीं शो की तो उसके रिजल्ट जो है जो होने चाहिए थे वो नहीं होंगे। ओके, अभी हमने प्रेजेंट टाइम में देखा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चले इंडिया और चाइना के बीच में। कारण यही रहा कि लद्दाख वाले रीजन में काफ़ी इशू देखने को मिले, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। 2020 में गालवान वैली में हमने देखा कि हमारे बहुत सारे सोल्जर जो है वो वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो अगर बॉर्डर टेंशन को हमें कम करना है तो हमारे पास्ट में जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके ऊपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी होगी, तभी जाकर के पीस का, स्टेबिलिटी का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो रेगुलर चल पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है वो देखो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सिख फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ में केस रजिस्टर किए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये मानना है कि जसविंदर सिंह मुल्तानी जो इस ग्रुप से, इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ही हमारे पंजाब वाला जो रीजन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं उनको रिवाइव करने की अटेम्प्ट किया है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन। इनके बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, एक सेकेंड, ये जो सिख फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको 2007 में बनाया गया था। US बेस्ड ग्रुप है और इसका मेन टारगेट ये माना जाता है कि जो पंजाब वाला जो हमारा रीजन है वहाँ पर एक अलग एरिया, एक अलग कंट्री डेवलप करने का और उसको खालिस्तान नाम देने का, मतलब होमलैंड फॉर सिख। और इसको शुरुआत करने का जो काम बोला जाता है वो है गुरपतवंत सिंह पन्नून, ए लॉ ग्रेजुएट जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एक लॉ ग्रेजुएट थे, और उन्होंने, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी। इसका टारगेट ये है कि खालिस्तान, पंजाब में खालिस्तान बनाया जाए जो होमलैंड फॉर सिख्स हो। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। हमारे इंडिया में धीरे धीरे हमने देखा कि टेररिज्म की जब एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। 26/11 अटैक होता है, मुंबई टेररिस्ट अटैक। उसके बाद में हमारी जो पार्लियामेंट है उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक ग्रुप बनाने की कोशिश की जो सेंट्रल लेवल पर, मतलब कंप्लीट इंडिया को रिप्रेजेंट करे। टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो तो उनको कैप्चर करने की कोशिश करे। तो इसके ओरिजिन और हिस्ट्री के पीछे यही है कि हमने हमारे बॉर्डर्स के आर पार काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म की एक्टिविटी देखी, जिसी की वजह से ही इसके ओरिजिन की बात की गई थी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय देन होम मिनिस्टर इन द वेक ऑफ द 26/11 Mumbai terrorist attack and was passed in parliament with very little opposition. Accordingly, the NIA Act was enacted 31st December 2008 and the National Investigation Agency was born. At present, NIA is functioning as Center Counter Terrorism Law Enforcement Agency in India. It is a statutory body working under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs के अंडर आती है और स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी बॉडी को लेकर के दे देंगे कि स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इसको लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर देखो दो चीज़ें शो कर रखी हैं। एक पिक्चर के थ्रू यहाँ पर जो गुजरात वाला रीजन है वहाँ पर जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ है उसके बारे में शो कर रखा है, और यहाँ पर जो कश्मीर वाला रीजन है उसके बारे में बता रखा है कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद में बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक रिकॉर्ड बना है कि काफ़ी लंबे टाइम की वजह से हमने देखा कि कोविड की वजह से जो एक तरीके से जो हमारा एक टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था और उसमें दोबारा से रिवाइवल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 पर, फॉरेन पेज पर जो न्यूज़ है, ये जो न्यूज़ है वो रशिया और यूक्रेन रिलेशन को लेकर के है।
इसमें इंटरवीन करने की कोशिश की जा रही है यूएस के द्वारा, और दोनों में डिस्कशन होता है यूएस प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में। और डिस्कशन ये चलता है कि यूक्रेन को लेकर के जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करे रशिया, नहीं तो आने वाले टाइम में कुछ इशू यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने वार्निंग दी है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। रशियन लीडर सेज सच ए मूव विल रप्चर टाइज बिटवीन द नेशन। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट ने, रशियन जो लीडर है, उन्होंने अपनी तरफ से ये बात बोली है कि अगर आप सैंक्शंस लगाते हो तो ये जो चीज़ें हैं वो दो कंट्री के बीच में जो रिलेशन है उनको डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे। ये इशू हम रेगुलर देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, जो भी बैकग्राउंड इसकी हिस्ट्री है उन सब के बारे में व्यू करते हुए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रेगुलर देखने को मिलता है। सबसे पहले इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर का पार्ट था, रशिया भी यूएसएसआर का पार्ट था। 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, तो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल कंट्रीज बन जाते हैं, जिसमें से यूक्रेन भी है। तो मतलब दोनों का अगर हम देखें तो यूक्रेन और रशिया का जो बैकग्राउंड अगर हम देखें तो कल्चरल, लिंग्विस्टिक और फैमिलियल लिंक्स काफ़ी हजारों सालों से दोनों कंट्रीज़ के बीच में है, जिसकी वजह से ही फॉर मैनी रशिया एंड इन द ethnically Russian parts of Ukraine, the shared heritage of the countries is an emotional issue that has been exploited for electoral and military purposes. दोनों कंट्री के बीच में जो इमोशनल रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन है, इसीलिए इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है, इसी चीज़ को लेकर के एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है अपने पॉलिटिकल जो भी मुद्दे हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। रशिया ने क्या किया है कि यूक्रेन का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर लगभग 1 लाख के लगभग अपनी जो आर्मी है, अपने जो वेपन्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको इंस्टॉल कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन को ये लगता है कि आने वाले टाइम में एक मेजर थ्रेट मिल सकती है यूक्रेन को। उसी को लेकर के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन ने नाटो के लिए अप्लाई किया है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन, यूएस का ऑर्गेनाइजेशन जो एक तरीके से यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए 1948 के टाइम बनाया गया था, और उसी में अपना पार्टीशन, यहाँ पर अगर हम देखें ब्लैक सी के आसपास वाले जो कंट्री हैं वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। तो यूक्रेन भी नाटो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहता है ताकि रशिया को एक तरीके से काउंटर किया जा सके। इन दोनों कंट्री के बीच में जो इशू हैं वो यहाँ पर कई मेजर इशू हैं। बॉर्डर इशू आप देख लीजिए, सी ऑफ अजोव जो है यहाँ पर भी इशू देखने को मिलता है। इसका इशू ये कारण है कि इसके थ्रू दोनों के दोनों जो कंट्री हैं उनके मेजर पोर्ट्स हैं, उनके थ्रू अपना जो काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेड है उसको मेंटेन ये करते हैं। ब्लैक सी से होते हुए यहाँ पर सी ऑफ मरमरा का यूज़ करते हुए डायरेक्ट ये मेडिटेरियन सी है उससे कनेक्टिविटी बना पाते हैं। तो ये जो एरिया है इसको लेकर के इशू है। यहाँ पर स्मॉल लैंड एरिया है, क्रिमिया एरिया, इसको लेकर के भी इशू है। इशू रहने का ये कारण है कि रशिया इसको अपना क्लेम करता है, यूक्रेन इसको अपना क्लेम करता है। इसके कारण से ही G8 जो ग्रुप था वहाँ से रशिया को बैन कर दिया गया, क्योंकि रशिया जो है वो अदर कंट्री की जो भी टेरिटरी रीजन है उसके ऊपर एनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दोनों कंट्री के बीच में कुछ डिस्कशन हो चुका है, कुछ एग्रीमेंट हो चुके हैं। जैसे मिन्स्क फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ था 2014 में, हालांकि उस एग्रीमेंट को माना नहीं गया। उसके बाद में 2015 में दोबारा से मिन्स्क सेकंड एग्रीमेंट होता है, जिसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इसके मीडिएटर का रोल प्ले किया जाता है कि दोनों कंट्री जो है वो एक दूसरे की सॉवरेनिटी को मेंटेन करेंगी। लेकिन आने वाले टाइम में फिर से इशू देखने को मिला है, और इशू ये ही है प्रेजेंट टाइम में। हम भी तो देखते हैं ना कि हमारा जो वेस्टर्न, इंडिया की जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ में टच होती है। कारण ये है कि हमारे जो लिंग्विस्टिक आप देख लो या फिर हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ देख लो, काफ़ी हजारों सालों से हम एक दूसरे के इंटीग्रेटेड पार्ट थे। लेकिन पार्टीशन के बाद में दो अलग अलग कंट्री बन गए, और इसी की वजह से जो हमारे आइडिया को लेकर के जो मैचिंग है उसको लेकर के हमेशा इशू, हमेशा क्लैश चलता रहता है। यहाँ पर भी यही इशू है। पहले दोनों एक कंट्री के पार्ट थे, उसके बाद में जब इनमें डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद में ये अलग अलग सेपरेट कंट्री बन जाते हैं। इसी की वजह से जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं। तो ये हमने रशिया और यूक्रेन का जो बॉर्डर इशू है उसके बारे में डिस्कशन किया। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बारे में आपको व्यू करना है और पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो कंट्री है वो ब्लैक सी के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन को लेकर के हैं।
इंडिया जो है यहाँ पर श्रीलंका में कुछ ऑयल टैंक्स डेवलप करने वाली थी, उसके बीच में पैक्ट हुआ था। तो श्रीलंका ने अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है कि जल्दी जो लीज एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर जल्दी ही साइन कर दिए जाएंगी। हालांकि हमने ये देखा कि लास्ट ईयर जो है कोलंबो पोर्ट टर्मिनल को लेकर के इंडिया और जापान जो है वो एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ था श्रीलंका, जापान और इंडिया के बीच में। बाद में श्रीलंका ने यूनिलैटरली कैंसिल कर दिया था इस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट को 2021 में हमने देखा, जिसकी वजह से काफ़ी डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम देखने को मिली दोनों कंट्री के बीच में। तो ये दोबारा से जो भी रिलेशंस है उनको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, और अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके बाद में अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कैरी ऑन होती हैं दो कंट्रीज़ के बीच में। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।